हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक इकोनॉमिक का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अभी न्यूज में है। यूपीएससी का जो अभी 2023 का मेंस हुआ है उसमें भी जीएस पेपर 3 में ये सवाल पूछा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये लगा है कि नहीं हम इसको डिस्कस करें। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको भी अटैच कर लेंगे और हमें नॉलेज हो जाएगा इतने किस आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ हमें करंट अफेयर्स का अपडेशन मिल जाएगा और तीसरी तरफ हम करंट अफेयर स्टैटिक्स को लिंक्स कर लेंगे। जो आज का टॉपिक है हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि डेली जो वेजेस के हिसाब से जो होते हैं, जैसे मान जो जिसको काम किया पैसा लिया, सुबह पूरे दिन काम किया, शाम को पैसा दे दिया, वो चला गया और अगले दिन वो आएगा या नहीं आएगा ना नौकरी देने वालों को चिंता है और ना ही जो नौकरी कर रहा है उसको चिंता है। अगर वो आया तो ठीक है, करे काम करेगा पैसा ले जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो काम नहीं करेगा, पैसा नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो आप? तो जो ऐसे डाटा बेसिस पे आधार पे एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि पिछले 2004 से लेके 2017, 2017 से लेकर के 2019, 19 से लेके 2023 तक का 22 तक का जो डाटा है, इसमें ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं जो डेली वेजेस वाले हैं लोग, इनके नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बात याद रखिए, पेमेंट की बात नहीं, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की संख्या बढ़ी है। जैसे मान लीजिए अगर ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए 2004 से लेकर के 2017 तक, बात समझ रहे हो आप? 2017-2014 के बीच में जो डेली वेजेस वाले हैं, डेली वेजेस वाले हैं, इनकी क्या है, संख्या बढ़ी है। ये कहने का ये कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियंस, ठीक है, 3 मिलियन जो कि रोजगार बढ़ा। बट अगर हम 2017 से लेकर के 2019 तक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 2019 तक की अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन। आप देख सकते हो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कोई गवर्नमेंट की नहीं है, बट जो वो रिपोर्ट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो डाटा कहाँ से ले रही है पता है? एनएसओ से, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन से ये डाटा ले रही है। अब यहाँ पे ये जो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 2004 से लेकर के 14 तक किसकी सरकार थी? यूपीए की, ठीक है। और 2014 से लेकर के 2017 तक किसकी सरकार है? जो कि बीजेपी की थी, है अभी भी। और 2017 से 19 मतलब ये आपका 2 से 3 साल में 5 मिलियन बढ़ा। और यहाँ 15 साल में बोल सकते हो या फिर 12 साल में जो कि केवल 3 मिलियन बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जो है इसके कार्यकाल में नंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर ऑफ द डेली वेजेस जो कि ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ज़्यादा इंक्रीज, जब ये अभी वाली डाटा आ रहा है 2017 के बाद का। बात समझिए। तो मेरा जो सवाल है या फिर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें ये पता करना है कि वास्तव में एम्प्लॉयमेंट जो होती है, एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, वास्तव में कितनी तरह की होती है और किससे क्या फायदा होता है और क्या क्या पैरामीटर्स होता है कैलकुलेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। और अगर कोई एम्प्लॉय है तो वास्तव में उसका क्या क्राइटेरिया, क्या वो पूरे साल जॉब करे तब हम उसको एम्प्लॉय मानेंगे, या फिर मतलब कार्य कर रहा है, या फिर वो महीने में 20 दिन काम करे इसको भी मानेंगे, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो 1 महीने काम किया और फिर नौकरी छूट गई, फिर 1 महीने 15 दिन जो कि वो नए जॉब के लिए सर्च करता है। देखिए, बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शनरी इस तरह का, अगर इसको आप एक पैरामीटर में लाने की कोशिश करें बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आप एक पैरामीटर पे ला करके सबको तौलिए। जनरली एम्प्लॉयमेंट इनको भी माना जाता है जो नौकरी खोजते हैं। सपोज करिए मैं हूं, मैं नौकरी खोज रहा हूं, मतलब नौकरी कर नहीं रहा हूं, मैं नौकरी करना चाहता हूं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तब भी मैं आज ये एम्प्लॉय ही काउंट किए जाऊंगा। तो समझिए कि क्या
मतलब कॉन्ट्रडिक्शन कि मतलब एक तो मुझे सैलरी कहीं से मिल नहीं रही है, दूसरी तरफ मैं नौकरी खोजने के लिए अपने ट्रांसपोर्टेशन, अपनी सीवी बनवाना और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करना, इन सब में पैसा लग रहा है, दूसरी तरफ कहीं से इनकम आ नहीं रही है। अल्टीमेटली ये देखने को मिला है कि हमारी जो सेविंग्स है वही खत्म हो रही है। बात समझ रहे हो? तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इम्प्लॉई है? रियल में तो माना जाए वो व्यक्ति जो एक दिन कर रहा है, या एक महीने, या एक हफ्ते, या पूरे साल कर रहा हो, या फिर अपने वर्किंग एज में पूरा काम किया हो, वैसे व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मानना चाहिए। जो जब चाह रहा है जॉब करना तभी उसको एम्प्लॉय माना जाए, अदरवाइज ना माना जाए। क्योंकि जब वो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, जॉब खोज रहा है, तो उसमें अंतर होता है और उसके पास सेविंग्स की कमी होती है, या फिर सेविंग्स जो किया उसमें घटोतरी या फिर कमी होती रहती है। लेकिन जब वो जॉब कर रहा है तो उसमें सेविंग्स में कमी हो या ना हो ये तो अलग की बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी लाइवलीहुड पे डिपेंडेंस नहीं रहेगा किसी और पे कि नहीं हमें वहां से पैसा मिलेगा, वो जॉब करेगा उसको पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो यूपीएससी ने सवाल पूछा है 2023 का, 2000 जो 23 का अभी एग्जाम हुआ है, सब 15, 16, 17 को अभी आने वाले, मतलब मुझे आज है कल है पेपर मेंस, और उसके बाद मेंस का जो कि ऑप्शनल और लैंग्वेज पेपर। तो इसमें ये पूछा गया है सवाल में, भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी देखी जाती है वो संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल है। और भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण करिए और एक सुविधा सुधार सुझाव जो कि आप दीजिए। आपको ये आइडेंटिटी, पहली बात इसमें कह रहा है कि पहली बात तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, मतलब टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता होना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए, स्पेशली स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तीसरी तरफ आप उसमें सजेशन दीजिए। तो 3 सवाल यहाँ बनते हैं, एक सवाल में 3 सवाल बन जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे बनता है, अगर आप देखें, एक सेकेंड, पहला स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पहला सवाल हो गया। एक पहले ही सवाल में पार्ट A1 आप कर सकते हो, पार्ट 1 है ये। जो पार्ट 2 होता है, जो पार्ट 2 होता है, इसमें ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। जो पार्ट 3 बनता है, इसमें पार्ट 3 बन रहा है, इसमें ये पूछ रहा है आपका सजेशन, सजेशन आप सुझाव दीजिए, ठीक है, सुझाव दीजिए कि रियल में क्या सुझाव आप चाहते हैं। तो अगर आपको जब तक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पता है तब तक आप चीज़ों को आसानी से हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसमें दिक्कत आएंगी, ठीक है, इस चीज़ को लेकर। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या लिया गया उसको आप करेंगे, फिर सजेशन दें। आइए अब हम डिस्कस करेंगे चल करके कि रियल में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, मैं नितिन सिंघानिया सर की बुक से आप उनको पढ़ा रहा हूँ, जो भी सच्चा झूठा है, और मेरे हिसाब से नितिन सिंघानिया सर की काफ़ी अच्छी बुक्स है इकोनॉमिक्स को, क्योंकि ये इन्होंने अपने नोट्स को प्रिंट करवाया है। और इनकी जो सबसे अच्छी बात है, ये आपकी नोट्स की तरह हेल्प करेगी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उसमें अपडेशन करते चले जाना। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कमीशन ने सवाल किया है, तो हमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता हो जाए। और अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें A to Z अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो डिफिनेशन की बात करते हैं कि रियल में अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, पहली बार डिफिनेशन यहाँ पे देखेंगे आप, थिकनेस और कम कर लेता हूँ यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ब्रिंग आउट, पहली बात है ये परमानेंट इन नेचर में नहीं होता है, मतलब एक कुछ समय तक रहता है और कुछ समय के बाद जो है कि खत्म हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति हमेशा अनएम्प्लॉय नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं अपना, ऐसा नहीं कि मैं पूरे साल, पूरे महीने, पूरे जो है कि हफ्ता, पूरे दिन बेरोजगार रहता हूँ। मैं
दिन में 1-2 घंटे काम कर लेता हूँ, सप्ताह में मिला करके 2-3 दिन काम करता हूँ, महीने में मिला के 15 दिन काम कर लेता हूँ, साल में मिला करके हम 4 महीने 6 महीने वर्क कर लेते हैं। दैट इज कॉल एम्प्लॉय, या फिर कुछ महीने जो कि मैंने एम्प्लॉय नहीं किया। दूसरी चीज, ये अप्लाई ओनली उनके लिए होता है पर्सन जो वर्किंग एज है, जो ये उनके लिए जो कि एप्लीकेशन अप्लाई होता है जो वर्किंग एज में हूँ। वर्किंग एज में देखा जाए तो 15 से लेके आप 65 साल मान सकते हैं कि ये वर्किंग एज होती है। हालांकि इसमें 15 से 60 दिए गए हैं एज ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार, बात समझ। और इसी को आप बोल सकते हो डेमोग्राफी डिविडेंड। डेमोग्राफी डिविडेंड, यूपीएससी ने सवाल भी प्रीलियम से पूछा था, रियल में डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या, और सब्जेक्टिव मैटर में ये भी सवाल चलता है इंडिया में कि रियल में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, उसका कैसे यूटिलाइज किया जाए, या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे लाया जाए, यूपीएससी ने सवाल भी इसमें पूछा हुआ है। इसके बाद एबिलिटी टू वर्क इम्प्लॉय द विलिंगनेस, उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि जो इस एज में आते हैं 15 से 60 के बीच में, इनके पास इस तरह की विलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब इच्छा होनी चाहिए कि नहीं हमें जॉब करना है। बात समझ गए। अब हम आते हैं आगे, देखिए देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट द पर्सन इज हु इज द एबिलिटी टू वर्क, अ विलिंग टू वर्क एंड वर्किंग एज 15 से 60 इज वर्किंग करेंट वेज रेट पे। अब हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रियल में क्या है, कि क्यों ऐसा देखने को मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। स्पेशली हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है डेवलपिंग कंट्री में या फिर ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ मतलब इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उनका पॉपुलेशन बहुत हाई होती है, एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद एडुकेशन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं उनको दी गई होती है। चौथी चीज है मिसमैच होता है बिटवीन, मिसमैच होता है स्किल्ड वर्कर और अवेलेबल स्किल्ड के, और लिमिटेड इफेक्ट गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती है इस, ये 5 रीजन मेजर आप बता सकते हो कि ये रीजन होता है जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट का। सबसे जो ज्यादा चैलेंजेस है एडुकेशन का जो, और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ वाला, क्यों, जो एडुकेशन मिलती है उनको एज ए वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर जॉब ओरिएंटेड एडुकेशन नहीं मिलता है। बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है बट उसको पता नहीं होता कि ग्रेजुएशन हम क्यों कर रहे हैं, और जो ये ग्रेजुएशन किया जा रहा है इससे हमें फ्यूचर में कौन सी जॉब मिलेगी। बस 5 से 7% लोगों को पता होता है कि नहीं हम जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। लोग बीटेक कर लेते हैं, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिशियन, बट वो फाइनली आकर के एक जो है कि पटवारी लेखपाल की भी जॉब करने के लिए तैयार है। आप समझ रहे हो, आप भाई सिविल में जो है कि इंजीनियरिंग कर रखा है तो आपका तो काम नहीं है ना कि चल करके जमीन की नापना करिए, आपका तो ये बिल्डिंग मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें बनाइए। तो ये चीज़ पहले मिसमैच हो, एजुकेशन और स्किल के बीच में कोई तालमेल नहीं है। तो इसलिए जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर आप देखें तो इसमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि आप हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप 11th-12th में ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको शॉर्ट टर्म एजुकेशन लेना है या हायर एजुकेशन में जाना है। शॉर्ट टर्म का मतलब आप इंटर में ही एक कोई स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग आप ले लीजिए, जैसे गर्ल्स हैं उनके लिए सिलाई मशीन या फिर ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक का, या फिर और भी जो रिलेटेड है। अगर लड़का है तो उसके लिए आप नॉर्मल सा जो ITI वगैरह का होता है या डी फार्मा वगैरह होता है ये कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है सबको पता होना चाहिए हम एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो इससे हमें कौन सी स्किल्ड कौन सी जॉब मिल सकती है, ये पहली बात। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स साइंस लिए ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट ले रहे हैं
तो ये भी पता होना चाहिए आपको पीएचडी करना है या राइटर बनना है या सिविल में जाना है। बात समझ रहे हो? ये भी पता होना चाहिए डॉक्टर, अगर हम बायोलॉजी इंटर में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें बीएससी करना है बायोलॉजी से या फिर हमें नीट वगैरह की तैयारी करनी है, ये सारी। अब गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती है ये भी बहुत अतरंगी टाइप की होती है। आप वुमेन्स के लिए अलग चला देते हो और हर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए अलग की स्कीम, आप स्किल्ड जो कि स्कीम स्किल्ड चला देते हैं। तो उसमें क्या क्या भाई, आप एक ही कम्युनिटी को स्किल्ड करना चाहते हैं, बाकी जो कि नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कीम बनाती है यूनिवर्सल होना चाहिए, ना कि कास्ट, रिलीजियस, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशनरी होनी चाहिए। ये पूरी तरह से एक बोल सकते हो आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए, जिसको इस फील्ड का, क्या आप बताइए कि आप गर्ल्स के लिए सिलाई मशीन या फिर सिलाई का ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या एक बॉय लड़का जो है कि सिलाई की मशीन सिलाई नहीं करता? वो भी तो करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में लड़के को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या लड़की सिविल इंजीनियरिंग में नहीं जा सकती? सबके लिए यह होना चाहिए। अब हम आके आएंगे वेरियस कॉन्सेप्ट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या क्या है जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर। सबसे पहले देखिए लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, यहाँ पे 3 दिया गया है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं चौथा क्या दिया, चौथा नहीं है। अभी 3 चीजों का हम मतलब देखें कि रियल में कॉन्सेप्ट क्या है। कहते हैं ना लेबर सप्लाई, कहते हैं कि लेबर सप्लाई नहीं है या फिर कहीं इंडस्ट्री लगाना होता है तो हम ये भी देखते हैं रॉ मटेरियल के साथ क्या वहाँ पे आसानी से लेबर या मजदूर अवेलेबल हैं या नहीं है। बस समझ रहे हो इस चीज़ को लेकर के। तो ये लेबर का जो सप्लाई होता है ये बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, लेबर होने चाहिए। क्योंकि कितना भी देखिए मशीन आ जाए, मशीन ओरिएंटेड इंडस्ट्री आ जाए, लेकिन जो ह्यूमन है उसका स्थान जो है कि आप मशीन को नहीं पॉसिबल है कि ले पाएगा। जैसे मैं बताऊं, इसमें चैट जीपीटी चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे है, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बाई किया जाता है, जो अनपेड होता है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप उस पर सर्च करेंगे तो ये 2021 से पहले का इंफॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर करेगा, मतलब 2021 के बाद की जो घटनाएं हुई हैं वो नहीं देगा। सपोज करिए आपको G20 का मीटिंग खोजना है कि जो 2023 की मीटिंग हुई इसमें क्या क्या आउटकम निकल कर गया, वो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसको वहीं तक अपडेट दिया गया। लेकिन ह्यूमन कितना भी जो है कि निकम्मा हो, उसको इतना पता कि नहीं भाई ऐसे सोया रहेगा नहीं यार, दिल्ली में हुई थी, उसके बाद जो है कि इंडिया उसका अध्यक्षता किया था और उसमें से 3-4 अग्रीमेंट निकला था। एक बायोफ्यूल पे निकला है और एक कनेक्टिविटी पे निकला जिसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के रूप में जानते हैं। वो पढ़े ना, सुन सुन के कर लेता है। लेकिन जब आर्टिफिशियल की बात करते हैं वो लिमिटेड है। तो कहने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन का प्लेस, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती मशीन, बस कितना भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आइए। तो ये कह रहा है द रेफर द सप्लाई ऑफ द लेबर इन मैन डे द वर्कर द विलिंग टू ऑफर एट डिफरेंट वेज रेसेस। जो व्यक्ति ऑफर करते हैं किस बेस पे, किस आधार पे कितना पेमेंट लेंगे, उस पे आप काम कर सकते हैं। लेबर सप्लाई ऑलवेज रिलेटेड वेज रेट, मतलब वेज कितना है। जैसे मान लीजिए कोई आईटी का व्यक्ति है, उसको कहेंगे आप मनरेगा में काम करें तो वो नहीं करेगा, आप कितना भी पेमेंट दे दीजिए उसको। दूसरी चीज, लेकिन एक आईटी पीएचडी किए वाला लड़का अगर उससे कहें सरकारी नौकरी में पटवारी का दे रहा तो कर लेगा। अब रीजन क्या है? रीजन गवर्नमेंट ये जॉब है, हालांकि अब मनरेगा नहीं है, वो भी है लेकिन परमानेंट नहीं है। और उसके बाद जितना करेंगे मनरेगा में उतना ही मिलेगा। लेखपाल में है तो ये हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा सुविधा शुल्क भी मिल जाए। इसके बाद अगर हम दूसरी लेबर फोर्स की बात करें, देखिए लेबर सप्लाई एक अलग है, अब फोर्स क्या है? रेफर द नंबर ऑफ द पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क, मतलब जो नंबर ऑफ द पर्सन है, जितनी मान लीजिए
100 लोग हैं, इसमें से 90% एकदम इच्छुक हैं कि नहीं यार हमें जॉब करना है। जॉब इसलिए करना है कि अगर जॉब नहीं करेंगे हमारी शादी नहीं होगी, आस पड़ोस वाले रिस्पेक्ट नहीं देंगे, पापा फोन पे बात नहीं करेंगे, हमारा पॉकेट खर्च कहाँ से चलेगा, ये सारी चीजें हो, मतलब ज्यादा जिम्मेदारियां अगर कंधे पे आ जाए तो गधा से गधा व्यक्ति भी जो है कि जॉब करने के लिए आएगा, लेकिन कुछ लोग निकम्मे होते नहीं करते हैं। इसके बाद अगर नॉट रिलेटेड वेज रेट, ये इसको वेज रेट से जो कि नहीं रिलेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को जॉब चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो आप उसको 500 की बजाय जो कि आप 50 रुपए में भी काम करवाइए, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो बैठने से तो अच्छा है कि जहाँ 500 की डिमांड कर रहा था वहां जो कि नहीं मिल रही तो 200 की जॉब कर लूँ, भूखे तो नहीं रहूंगा, आज कर लेता हूँ, हो सकता है कि अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, हमारा प्रमोशन हो जाए। इसके बाद जो मेजर किया जाता है ए द नंबर्स ऑफ द पर्सन के हिसाब से। इसके बाद जो तीसरा वर्क फोर्स है, ओनली द पर्सन जो एक्चुअल वर्किंग, जो काम कर रहे हैं उनको हम मानेंगे वर्क फोर्स। ऐसा नहीं है कि कोई सोच रहा है, कोई खोज रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, जो काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तभी मैं एम्प्लॉय, अगर बैठा हूं तब नहीं हूं। और यही जो है ना सबसे अच्छा हमें चीज लगता है, जो थर्ड पॉइंट वर्क फोर्स पे आप जो है कि इसको कैलकुलेट करिए अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, जो रियल में काम कर रहा है उसी को आप एम्प्लॉय मानिए, अदरवाइज मत मानिए। लेकिन आप कहेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महीने में 15 दिन काम कर लेंगे, 15 दिन बैठ करके खाएंगे, जितना कमाए रहेंगे 15 दिन में, तो उनका क्या करें? उनका तो फिर छोड़िए, उनको 15 दिन करिए। लेकिन आप कहेंगे खर्च तो कर रहे हैं ना वो, लेकिन सर बिल्कुल खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो अपने 15 दिन की इनकम का ही तो खर्च कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं और से जो कि वो ले रहे हैं। अगर कहीं और से आएगा तो वो काम करके ही मिलेगा उनको, या फिर कहीं से उधार ले रहे हैं तो वो 15 दिन काम करेंगे फिर उसको चुकता करेंगे। तो अगर बेस्ट तरीका अगर माना जाए कि वर्क फोर्स को लेकर के, तो ये तीसरा है, इसी को मानना चाहिए कि नहीं जो काम कर रहे हैं, जो ओनली पर्सन द वर्किंग एक्चुअली डजंट टेक द अकाउंट ऑफ द विलिंग द वर्क नॉट वर्किंग। बात समझ रहे हो? ये सबसे अच्छा तरीका अब वर्क फोर्स को कैलकुलेट कर। बट गवर्नमेंट भाई नेता है, वो कैसे जो है कि कहें कि नहीं भैया यंग है, खोज तो रहा है नौकरी। अब तो भी ट्रेंड चला है ना, बच्चे कहते हैं कि अपने पापा जब गुस्सा होते हैं तो पापा को रिप्लाई देते हैं कि भाई अरे उन बच्चों से तो अच्छा हूं, कम से कम हम खोज तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, जो रास्ते या पुलिया पे बैठ करके सिगरेट या बीड़ी पी रहे हैं उनसे तो अच्छा हूं कि खोज रहा हूं। पापा भी कुछ समय के बाद रियलाइज करते हैं सही तो कह रहा था, देखिए ये सब बाकी वैसे ही उनके फलाने के लड़का ऐसे ही जो कि कर घूम रहा है, उसका कोई जो कि एम ही नहीं है। अब तो हर कोर्स पे, हर कम्पिटिटिव एग्जाम पे मूवियाँ बन रही हैं, सिविल पे बनी है, सीए पे बनी है, आईटीआई पे बनी है, आईआईटी करना है। आप समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है ना कि जो सिस्टम है, सिस्टम को लोग इस तरह से तोड़ मड़ोड़ करके अब सीरियल के हिसाब से सीरियल में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो ये यूथ है अपनी एनर्जी कहीं और डाइवर्ट कर रही है। बात समझ रहे हो? जनरली लोग व्हाट्सअप चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक रील शॉर्ट्स क्या क्या देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है मित्रों कि आप अगर 6-8 घंटे जॉब करते हैं, 16 घंटे नहीं करते हैं, तो ये भी तो एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। आप कैसे कह सकते हो कि जो 24 घंटे में बंदा 8 घंटे बस नौकरी करता है और आप उसको कह रहे हो कि जो कि एम्प्लॉय है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटे में 24 घंटे ही जो कि वो करे। अब अगर आप ग्रामर की बात करें, जो क्रिया होती है, वर्ब होता है, वो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा वो सोता है, तो भी सोने का काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये भी चीज होना चाहिए कि अगर ये 8 घंटे कर रहा है ऑफिस में नौकरी, लेकिन एक दूसरी तरफ क्या है, अगर वो घर पे आकर के अपने पेरेंट्स की केयरिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक केयर इकोनॉमिक में आती है। यूपीएससी ने पूछा भी है कि कैसे हम केयर इकोनॉमिक को मोनेटाइज इकोनॉमिक में कन्वर्ट करें। मतलब कितना अच्छा यूपीएससी सोचती है। कहते हैं ना कि जब जहां हम बंद कर देते हैं सोचना,
वहां से यूपीएससी शुरू करती है सोचना। हम बिलीव नहीं कर सकते कि इस तरह के सवाल यूपीएससी पुटअप करेगी, कि मतलब आज के जमाने में पहले जो मोह माया से बच्चे को प्रेम करके चुप कराया जाता था, भैया बच्चा रोता था तो दादी दादा या बड़ा भाई छोटा भाई बहन या चाचा चाची बच्चे को लेकर के दुलार करते थे गोद में। लेकिन आप अगर बच्चा इस समय अगर रोता है तो मम्मी क्या करती है कि लो भाई एक स्मार्टफोन दे दो एंड्रॉयड, उसमें जो कि गूगल अपना कार्टून देखेगा बच्चा चुप। तो ऐसा ही सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी ने। तो आप समझिए कि जब तक आप सोसाइटी को पास से बहुत करीब से जाकर के नहीं देखेंगे, यूपीएससी के सवाल हल करना बड़ा ही मुश्किल हो पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से मैंने टीचर को देख रहा हूं जो पढ़ाने की बजाय वो ज्ञान बांट रहे हैं इररिलेवेंट चीजों का। बात समझ रहे हो? जैसे कि बहुत लोग हैं हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका ये कहना है, कोई ने सवाल पूछा तो उनका ये कहना है कि हम ये अगर हम शिक्षा मंत्री एजुकेशन मंत्री बनेंगे तो हम हर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में हर भाषा में ज्ञान की चीज प्राप्ति देंगे, उपलब्ध करवाएंगे। भैया पहले उनसे पूछिए ना कि आप अपने बच्चे अपने घर वालों को कौन कौन सी भाषा में ज्ञान दे रहे हो। ठीक है, ये तो है ना कि तो एक मुहावरा मुझे याद नहीं आ रहा है कि भैया अपने तो मतलब किशमिश और जो कि रसमलाई खा रहे हो और दूसरों को कह रहे हो कि नहीं जो आप चाउमीन है इसी में सब कुछ है आपको मिल जा रहा है। आप उनसे जो ज्ञान बांट रहे हैं ना कि हम हिंदी के वो हैं भीष्म पितामह हैं, या फिर हिंदी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हिंदी को जो है कि प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी हिंदी के हम जो है कि रक्षक हैं, तो उनसे पकड़िए उनको, उनसे पूछिए ये चीज कि क्या आप अपने बच्चे को भी हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे हो। ठीक है, और लोग टीचर की बजाय जो कि एक अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं अपने आप को। लोग कहते हैं भैया आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं बनेंगे। भैया आप हिस्ट्री के टीचर हो, आप फिलोसफी की या टीचर हो, या साइंस के या हिस्ट्री ज्योग्राफी के, आप ज्योग्राफी पढ़ाइए ना। आप ला रहे हो कि नहीं सरकारी नौकरी क्यों करना चाहिए, भाई आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए, बच्चा पढ़ेगा, उसको पता है कि कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे जो मतलब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी इन सब चीजों से आगे जा करके बात करती है कि आप इस झमेले में मत पड़िए, टू द पॉइंट बात जो कर रहा है उसकी सुनिए। और जब तक आप किसी इशू को अपने विवेक से अपने एनालिसिस से नहीं सोचेंगे तो उस चीज को मतलब यहाँ इस चीज से है कि यूपीएससी की क्वेश्चन को हैंडल कर पाना संभव नहीं है। जो यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है, अगर मैं इसी में देखूं अगर आपसे, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक एंटर मोनेटाइजेशन, यहाँ पे देखिए हाँ ये सवाल दे रखा है, ये केयर इकोनॉमिक को आप मोनेटाइज इकोनॉमिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब यह जो डोमेस्टिक काम करते हैं लोग, उनको पेड नहीं किया जाता है, उनको कैसे आप ला करके एक पेड वेज में कन्वर्ट करें। सपोज करिए आप फूड फ्लैट में रहते हो, बनाने के लिए एक मेड रखते हो, उसको पे करते हो, लेकिन घर में सिस्टर दीदी भाभी मम्मी लोग खाना बनाते हैं, उनको तो हम पे नहीं करते। तो आप इमोशनल अत्याचार करेंगे, हम अपने बेटे को हम अपने हस्बैंड को खिला रहे हैं, ये इमोशनल अत्याचार इकोनॉमिक्स में नहीं चलता है। ठीक है, तो जो इमोशनल अत्याचार है वो आप अपने घर की दीवार में करिए, और ये नहीं है कि आप इमोशन के नाम पे पूरी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो मेरा एक कहने का मतलब जो यूपीएससी सवाल पूछी केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज इकोनॉमी को, ये तभी आप कर पाएंगे जब आप इकोनॉमी का स्ट्रक्चर समझेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी। बात समझ रहे हो? तो जो हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे अच्छा ये तरीका वर्क फोर्स को आप कैलकुलेट करिए, कौन एम्प्लॉय है कौन अनएम्प्लॉय है। आप ये मत करिए पॉलिटिशियन की तरह कि नहीं हमारे पास योद्धा हैं, यंग पॉपुलेशन है, प्रधानमंत्री पकौड़ा योजना चला दीजिए। जो कह रहे हैं ना कि हम हिंदी माध्यम में ये वाला कोर्स चला रहे हैं वो वाला कोर्स चला रहे हैं, उनको पकड़िए, उनसे पूछिए कि क्या अपने फैमिली में कितने लोगों को आप इस माध्यम में जो कि कोर्स करवा रहे हो। हालांकि वो अलग बात है, ये
मनी करना चाहिए। अब यहाँ आएंगे कि अगर आपको नंबर्स ऑफ द पर्सन कैसे कहेंगे कि ये अनएम्प्लॉय है, तो जो लेबर फोर्स है, जो वर्क फोर्स है। लेबर फोर्स का मतलब मान लो वर्किंग जो एज है 15 से 60 है, और मान लीजिए कि टोटल 100 पॉपुलेशन है, 100 करोड़। अब इसमें 15 से लेकर के 60 एज के बीच में आपकी मान लीजिए कि 50 करोड़ है। ठीक है, तो ये 50 करोड़। अब इसमें वर्क फोर्स 50 करोड़ में ऐसा नहीं कि सभी लोग जॉब कर रहे हैं, इसका मान लीजिए 45% लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कर रहे हैं उनसे जॉब की डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट के निकल आएगा। इसके बाद रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क फोर्स अनएम्प्लॉय। इसके बाद प्रपोर्शन की बात करेंगे, प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टोटल पर्सन पर एम्प्लॉय और टोटल पॉपुलेशन का रेशियो हम निकालेंगे। समझ, ये अलग है। फिर उसके बाद वर्क पार्टिसिपेशन, फिर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। अब देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब यहाँ पे देखिए लेबर और द वर्क। अब जो वर्क फोर्स है ये सबसे अच्छा है, इसको कैलकुलेट करना चाहिए सरकार को, बट वो करती नहीं। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं, कितने पर्सन ऑफ द पर्सन अकॉर्डिंग टू रियल जीडीपी के अनुसार काम करते हैं। देखिए, जो हमारे पॉलिटिशियन भी होते हैं वो क्या करते हैं, नॉमिनल इकोनॉमिक को लेकर के जो कि झंडा गाड़ देंगे कि हमारी इकोनॉमी जो कि वर्ल्ड की 5वीं या 7वीं हो गई है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं किसको, रियल इकोनॉमिक। क्योंकि जब रियल इकोनॉमिक की बात करते हैं तो रियल डाटा आता है, और रियल इकोनॉमिक के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए, एक मैंने डाटा कहीं पढ़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो G20 के कंट्री में इंडिया टॉप 10 में या थे, जो कि सबसे नीचे आता है। परचेजिंग पावर भी तो समझिए में सबसे पुअर है, समझ रहे हो। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेथड है, कौन सी विधि से हम जो है कि एम्प्लॉयमेंट को मेजर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या मेजर। सबसे पहले देखिए, ये ML दंतेवाड़ा कमेटी स्टैब्लिश की गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1960 में, 1960। अब प्लानिंग कमीशन आप लोग नई जनरेशन के हैं, 2015 के बाद अगर एंटर किए होंगे कंपटीशन में, तो जब 2015 से पहले देखेंगे तो जो नीति आयोग है, उससे पहले नीति आयोग की जगह एक प्लानिंग कमीशन था। सरकार बदली, कमीशन भी बदल गया, प्लानिंग कांग्रेस चलाती थी और नीति बीजेपी चला रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लानिंग कमीशन था ये 2015 से पहले था, और 2015 के बाद प्लानिंग कमीशन का जगह जो कि नीति आयोग ले लिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में सवाल भी पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में पूछ ले। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके है नीति आयोग का फुल फॉर्म। इसके बाद देयर आर थ्री मेथड यूज किया गया बाई एनएसएसओ के द्वारा। ठीक है, 1972 से 73 तक मेजर मतलब नेशनल सैंपल सर्वे क्या करता है, एक यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस और करंट वीकली एंड करंट डेली की बात कर रहे हैं, ये हो गया। अब हम आएंगे यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस की बात करेंगे। ठीक है, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस की बात है, गिवन द लोवेस्ट एस्टिमेट। अब ये है कि यूजुअल प्रिंसिपल अगर हम बात करते हैं पर्सन क्रोनिकली अनएम्प्लॉयड फॉर द मेजर पार्ट ऑफ देयर फॉर द पीरियड 1 ईयर, ज्यादा समय तक वो जॉब ना किया हो, 1 साल का पूरा क्राइटेरिया ले रहा, द लोवेस्ट एस्टिमेट। इसके बाद हम दूसरा वाला देख रहे हैं करंट वीकली, वीक के हिसाब से देख रहे हैं, 1 वीक में 7 डे प्रोसीडिंग डेट रेफर, और ये एस्टिमेट किया था पर्सन फ्रॉम द एम्प्लॉय इफ द सी इज एम्प्लॉयड ओनली फॉर ए डे ड्यूरिंग द वीक एट लीस्ट 1 आवर। अगर वो 7 दिन में 1 घंटे से ज्यादा भी अगर काम किया तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। अब आते हैं तीसरा वाला मेथड क्या कह रहा है, करंट डेली मेथड। क्या रेफर द पीरियडिक द डे प्रोसीडिंग, डे में क्या करता है, 1 दिन वो एम्प्लॉय किया जाएगा एटलीस्ट 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे जो है कि आवर्स जो है कि 1 दिन में काम किया हो।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे चल के कि एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया परसेंटेज लेबर के हिसाब से, देखिए जो ऊपर दिया गया था ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। अब इसी में आपका स्ट्रक्चरल भी आ जाएगा कि रियल में स्ट्रक्चरल क्या है, देख सकते हो आप स्ट्रक्चरल। अब हम आएंगे इस पहले, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो मेजर कैटेगरी क्या, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। जब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पर्सन एबल टू वर्क आर नॉट विलिंग, आप समझ रहे, वो जो इच्छा नहीं रखता कार्य करने का, वह द जॉब अवेलेबल हो बट पीपल अनविलिंग टू डू देम, आप समझ रहे हो। अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें कि वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बाय देयर ओन चॉइस, चॉइस के हिसाब से होना चाहिए, नॉट कैटेगराइज एज द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर नहीं करना चाहता है, जॉब अवेलेबल है, मान लीजिए मुझे पढ़ाने के लिए यहाँ पे है अवसर, मैं नहीं पढ़ा रहा, तो मुझे एम्प्लॉय के रूप में देखा जाएगा, नहीं कि जॉब कर रहा है। इसके बाद इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इन वॉलंटरी के मतलब ये हो गया दोस्तों, सिचुएशन एबल टू डू द पीपल द विलिंग टू डू जॉब बट अनएम्प्लॉय है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी। इच्छा तो है मेरी जॉब करने की मित्रों, बट जॉब नहीं है। मैं पढ़ाना तो चाह रहा हूं, बट क्या करें, जॉब पढ़ाने के लिए कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हारेंगे। फॉलोइंग आर द सब कैटेगरी, अब देखिए सब कैटेगरी में क्या आएगा, और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका यूपीएससी आईएएस मेंस 2023 जीएस पेपर 3 में सवाल पूछा गया है। तो कह रहा है कि हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए, पहले बात है टाइप एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आपके इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बात ये कह रहा है कंट्री इकोनॉमिक इम्प्लाई द रैपिडली ग्रोविंग पॉपुलेशन, स्लो कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वहां देखने को मिलती है जनरली जहां पे आप बोल सकते हो कि जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ करती हो और कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण बहुत स्लो हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन देख ही रहे हैं बढ़ रही है, और लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन की कैपेसिटी नहीं है। इसके बाद करें डिमांड फॉर लेबर फॉल शॉर्ट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर ड्यू टू रैपिडली ग्रोइंग द पॉपुलेशन, देयर मोबिलिटी प्रॉब्लम द अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल भी मिसमैच हो, टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप कर लीजिए। इसके बाद जो स्किल्ड है, स्किल भी मिसमैच कर रही हो, लॉन्ग टर्म इन नेचर, ये टाइप ऑफ द ये लंबे समय तक पड़ा रहता है, इसमें आपको देखना हो। इसके बाद जो दूसरा होता है डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो कि डज नॉट कंट्रीब्यूट प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये जो पार्टिसिपेट नहीं करता विदाउट अफेक्टिव प्रोडक्टिविटी। जैसे एग्रीकल्चर का अगर आप लें, एग्रीकल्चर का मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, फैमिली है, 2 हेक्टेयर इसके पास जमीन है, 2 हेक्टेयर में पेरेंट्स 2 लोग हो गए, 2 बच्चे हो गए। अब ये काम कर रहे हैं, लेकिन पता चले 4 लोगों के से काम हो जा रहा, पता चले 2 बच्चों की शादी भी हुई, शादी भी हो गई, शादी होने के बाद इनकी जो वाइफ है ये भी इसी में लगी, खेत तो उतना ही है, प्रोडक्शन भी उतना रहा, लेकिन नंबर्स ऑफ द एम्प्लॉय इंक्रीज हो गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो कि इंडिया के में भी देखी जाती है, लेकिन ये आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करते हैं, इसमें आपकी पॉपुलेशन और कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेट करके देखना पड़ता है। अब इसके बाद हम देखेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मतलब ये हो गया जनरल ड्यू टू चेंज द मार्केट कंडीशन, मार्केट की जो कंडीशन है वो चेंज कर गई हो,
टेम्पोररी वर्क ड्यू टू रीजन सच एज स्ट्राइक, ले ऑफ। जब कोविड आया, कोविड के बाद बहुत सी बिग टेक जो कंपनियां थी, हाईटेक, इन्होंने अपने एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर दिया। ऐसे चीजों को हम ले ऑफ या बोल सकते हो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में, और जनरली ये देखा जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये देखने को मिलता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली रिसेशन, रिसेशन के समय होता है, एंड डिप्रेशन के समय। तो रिसेशन मतलब इकोनॉमी की आपकी ट्रबल कर रही हो उस कंडीशन में देख सकते हो। और टेम्पोररी शॉर्ट फिनोमिना का होता है, जो कि आप साइक्लिकल की बात करें। पांचवा क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, लॉन्ग टर्म तक के होती है, कॉल्ड क्रोनिक, और ये ड्यू टू कब होती है, सर्कल ऑफ पॉवर्टी जहां होती है, या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जनरली आप बोल सकते हो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा देखने को मिलती पॉवर्टी, ठीक है, वहां पे रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं किया। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो आदमी का काम मशीन ले ले, जहां 10 आदमी करते थे वहां पे 1 आदमी काम करने लगेगा। उसके बाद कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मान लिया कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, एग्रीकल्चर, वेयर द लेबर एम्प्लॉय द डे टू डे बेसिस पे, इसको लेकर के बात कर रहे हैं कि आप डेली बेसिस पे जो काम करते हैं उनको लेकर। फिर सीजनल का मतलब आप एग्रीकल्चर में ले लीजिए, एग्रीकल्चर में क्या होता है, 12 महीने होता है, तो हर 3 महीने 2 महीने पे काम आता है एग्रीकल्चर में। तो आप इनको कह सकते हो कि सीजनल, सीजन का मतलब जैसे राबी सीजन होती है तो उसमें लोग जॉब करते हैं, जैसे राबी सीजन खत्म होती है फिर उसके बाद लोग बैठ जाते हैं गांव घर में, हो गई। फिर इसके बाद अब हम चलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एम्प्लॉयमेंट, ये अलग है। साइज ऑफ वर्क फोर्स एंड करेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत से डाटा दिया है, हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। पीरियोडिक लेबर ऑफ फोर्स सर्वे क्या है, इसको भी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें आती हैं। हाँ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया कि रियल में जब इंडिया 2017 से लेके 2028 में देखेंगे कि कैसे इनका जो है कि चीज़ें चल हुई। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे डाटा 17-18 का, क्यों गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डाटा है 2017-18 से लेके अभी तक, मतलब 2017-18 के बाद जो कि नहीं पब्लिश किया गया, इसको लेकर के अपोजिशन भी ठंडी पड़ी है। फिर जब अपोजिशन ठंडी पड़ी है तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी है कि नहीं भाई कि आप डाटा पब्लिश करें। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो हमेशा इस बात को लेकर के डिमांड करते हैं कि भाई आप डाटा पब्लिश करिए एम्प्लॉयमेंट। लेकिन कुछ छोटे मोटे अदर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि डाटा पब्लिश कर देते हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं होती हैं, वो भी एक समय के बाद ज़्यादा डाटा जो कि पब्लिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो डाटा जो एक्यूरेसी गवर्नमेंट के रिपोर्ट में होगी वो कहीं नहीं हो सकती। 2021 में सेंसस होने वाला था, उसमें भी उम्मीद की जा रही थी कि भाई हो जाएगी, बट हुआ नहीं कुछ। यहाँ पे देख सकते हो कि टेरिटरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आप लॉ को ले सकते देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑक्यूपेशनल और जो कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अर्बन और रूरल की बात करें ओवरऑल, तो इसमें दिया गया है डाटा आप देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से यूपीएससी कभी डाटा नहीं देखती है, और हम ऐसे ही अनुमान लगाते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो ज़्यादा एम्प्लॉय देता है, जो टेरिटरी सेक्टर होता है वो कम एम्प्लॉय देता है। इसके बाद फिर हम आगे आएंगे, देखेंगे टाइम सर्वे द इंडिया, ठीक है, जॉब, कुछ वर्ड्स होते हैं उनको हम बात करते हैं, ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब यह होता है मित्रों, जब आपकी इकोनॉमिक अच्छी खासी ग्रोथ हो बट एम्प्लॉय नहीं, रोजगार जो है कि नहीं जनरेट होता हो, यही चीज बात कर रहे हैं। जो जीडीपी ग्रोथ कर फास्टर देन एम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी आपकी 10% से ग्रोथ कर रही है, जो एम्प्लॉयमेंट है आपका 2% या 4% से ग्रोथ कर रही, तो कैसे मिसमैच हो जा रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हो 10% 2%, तो इसको कहते हैं क्रॉनिक इन एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी ये देखते हैं, जॉबलेस होते हैं। इसके बाद
हालांकि कुछ दिया गया है फैक्ट्स, फैक्ट्स से हम बचते हैं और हम फैक्चुअल चीज़ों को नहीं करते हैं जल्दी। अब कह रहे हैं कैजुअलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये कह रहे हैं कैसे आप जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर बोल सकते जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। सबसे पहले देखिए मेरा मानना है कि आप जो डिफिनेशन ही चेंज कर दीजिए। तो आपको कहेंगे कि अब तो वैसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगी, तो दिखने दीजिए ना, तो रियल पिक्चर दिखाइए आप। जब रियल पिक्चर दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक क्लियरिटी आएगी। जब क्लियरिटी आएगी तो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेगी। बात समझ रहे हो? ये चीज़ें कौन करेगा? ये ब्यूरोक्रेट्स ही कर सकते हैं, नेता नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे। तो ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है कि वो कैसे करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि पहला ये कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड कैजुअल वर्कर वर्सेस द रेगुलर बेस। फिर इसका फॉर्मल वर्कर वर्सेस इनफॉर्मल की बात करें। फॉर्मल मतलब कैजुअल और फॉर्मल लगभग एक ही होते हैं। बस समझ रहे हो कि उनको प्रॉपर तरीके से जॉब सिक्योरिटी मिले, फिर प्रॉपर तरीके से उनकी जो अलाउंस वगैरह होता है सारी चीज़ें मिले। इंक्रीज कैजुअलाइजेशन और इन इंडिया, इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं कि जो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इनकी जो कि इंक्रीज हुई है। फिर ये तो मान लीजिए डाटा ही दिया गया। इंक्रीज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये जो डाटा दिया गया ट्रांसफॉर्म कंट्रोलिंग इकोनॉमी मार्केट टू मार्केट इकोनॉमी। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट को वो करना है तो आपको जो कि ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको आपको देनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स जो लेबर लॉ है उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको आएगा लेस देन रिक्वायर फॉर फोकस ऑन द एमएसएमई। ठीक है, आप एमएसएमई जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होती है वहाँ पे जो कि आप करिए। ठीक है, वहाँ पे जाकर के करिए। तो ये था हमारा जो कि बोल सकते हो आप, जो हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे थे। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है 2020 में ड्यूरिंग द कोविड अनएम्प्लॉयमेंट को शट आउट करने के लिए। तो शट आउट करने के लिए दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, क्रेडिट गारंटी स्कीम एसएमएसएमई के लिए, री स्टार्ट प्रोग्राम जैसी कुछ चीज़ें स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फिर उसका वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड के लिए अगर बात करें तो हमें देखिए क्या फोकस कहाँ पे करना चाहिए। इसके बाद जो कि क्या बोलते हैं हम बूस्ट एग्रीकल्चर के बारे में हम इसमें जो कि हमें फोकस करना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चरिंग है एमएसएमई इस पर भी बात करनी चाहिए। इसके बाद स्किल्ड के बारे में भी हमें बात करना चाहिए कि इंस्टेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें क्या हैं। इसके बाद जो मतलब क्या कि जो एजुकेशन और स्किल्ड के बीच में मिसमैनेजमेंट है, इसको जो कि हमें गैप को भरना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज़ कि जब कोई भी एम्प्लॉय का अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा कलेक्ट किया जाए तो उसका क्लियर डिफिनेशन हो। ऐसा नहीं कि वो हफ्ते में 1 घंटे जॉब कर रहा हो तो उसको आप बोलिए कि जो कि ये एम्प्लॉय है। राइट, तो ये हमारा था कि जो हमने क्या किया। फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ था स्ट्रक्चरल जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सजेशन देना था, और इसके बाद न्यूज में भी था। ये हमारा करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ में हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किए। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू इन द डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।